वोकैब भैया में आपका स्वागत है। नमस्कार। और हाँ, यहाँ पर वोकैब हुई अब और आसान। बिल्कुल, सीखने का एक नया और मजेदार तरीका लेकर आए हैं हम। हाँ, आज हम सब मिलकर 10 नए काफी काम के अंग्रेजी शब्द सीखेंगे। सही कहा। और सिर्फ शब्द नहीं सीखेंगे, हम हर शब्द का मतलब अंग्रेजी में क्या है वो जानेंगे। उसका हिंदी अर्थ भी समझेंगे। हाँ, और मिलते जुलते शब्द मतलब सिनोनिम्स। और हाँ, 2 उदाहरण वाक्य भी, ताकि ये पता चले कि भाई इस्तेमाल कैसे करना है। और सबसे बढ़िया बात, वो कहानी आखिर में एक मजेदार कहानी भी है, जिसमें आज सीखे हुए सारे मतलब पूरे 10 शब्द होंगे, ताकि याद रखना एकदम आसान हो जाए। जैसे दोस्त गपशप करते हैं ना, वैसे ही सीखेंगे। तो फिर इंतजार कैसा, शुरू करें? चलो। ऑलराइट, वी आर ऑन आवर फर्स्ट वर्ड नाउ। पहला शब्द है ENDOW, इंडाओ। इंडाओ, हाँ, इसका अंग्रेजी में मतलब है टू गिव अ क्वालिटी, टैलेंट और गिफ्ट, या फिर टू डोनेट मनी और प्रॉपर्टी। अच्छा, मतलब किसी को कोई खासियत या हुनर देना, या फिर पैसे या संपत्ति दान करना। बिल्कुल, हिंदी में कह सकते हैं प्रदान करना या दान देना। जैसे कुदरत ने किसी को बहुत अच्छी याददाश्त दी है तो वो एंडाउ की गई है। हाँ, या जैसे किसी अमीर आदमी ने स्कूल को लाइब्रेरी के लिए पैसे दिए, मतलब एंडाउ किया। एकदम सही पकड़ा। इसके सिनोनिम्स मिलते जुलते शब्द हैं बिस्टो, ग्रांट, डोनेट, बिक्वीथ। अच्छा, बिस्टो, ग्रांट, डोनेट, बिक्वीथ, ये सब देने या प्रदान करने के मतलब वाले शब्द हैं। समझ गया जी। अब उदाहरण देखें। हाँ, जरूर। पहला वाक्य, नेचर हैज एंडाउड हिम विद अ शार्प मेमोरी। यानी कुदरत ने उसे तेज याददाश्त प्रदान की है। बिल्कुल। और दूसरा, द मिलियनेयर एंडाउड द स्कूल विद अ न्यू लाइब्रेरी। मतलब उस अमीर व्यक्ति ने स्कूल को एक नई लाइब्रेरी दान में दी, है ना? हाँ, उसके लिए पैसे दिए। बढ़िया। तो एंडाओ, प्रदान करना, दान देना। चलो अब दूसरे शब्द की तरफ। ऑल राइट, वी आर ऑन अ सेकंड वर्ड नाउ। दूसरा शब्द है इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन, INCLINATION, सुनने में थोड़ा सा भारी सा है थोड़ा, पर मतलब आसान है अंग्रेजी में। अ पर्सन्स टेंडेंसी और प्रेफरेंस टुवर्ड्स समथिंग। अच्छा, किसी का किसी चीज की तरफ झुकाव या पसंद। हाँ, रुचि कह सकते हैं हिंदी में, या प्रवृत्ति, जैसे किसी की रुचि संगीत में होती है, या किसी का झुकाव साइंस की तरफ। बिल्कुल। और इसके सिनोनिम्स क्या हैं? इसके सिनोनिम्स हैं टेंडेंसी, प्रेफरेंस, प्रोपेंसिटी, लीनिंग। प्रोपेंसिटी, ये नया है। हाँ, प्रोपेंसिटी थोड़ा फॉर्मल शब्द है, पर मतलब वही है, झुकाव, रुझान। लीनिंग भी वही है। ठीक है, उदाहरण से और साफ होगा। पहला, शी हैज एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स म्यूजिक। यानी उसका संगीत की तरफ झुकाव है, संगीत में रुचि है। ओके। और दूसरा, माई फर्स्ट इंक्लिनेशन वॉज टू से नो बट आई एग्रीड। मतलब मेरा पहला मन तो, मेरा झुकाव तो ना कहने का था, पर फिर मैं मान गया। हाँ, बिल्कुल। अच्छा है, इंक्लिनेशन, झुकाव या रुचि। चलिए तीसरे पर आते हैं। ए। ये शब्द मुझे बहुत पसंद है। हाँ, सुनने में ही अच्छा लगता है। अंग्रेजी में मतलब है फ्लॉलेस, विदाउट मिस्टेक्स और फॉल्ट्स। मतलब जिसमें कोई कमी ना हो, कोई गलती नहीं, एकदम परफेक्ट। बिल्कुल। हिंदी में कहेंगे निर्दोष या त्रुटिहीन। जैसे किसी का काम एकदम इम्पेकेबल हो सकता है, या किसी की लिखावट या बोलने का तरीका। हाँ हाँ। सिनोनिम्स क्या हैं इसके? सिनोनिम्स भी यही मतलब बताते हैं। परफेक्ट, फॉल्टलेस, फ्लॉलेस, स्पॉटलेस। स्पॉटलेस, बेदाग। हाँ, स्पॉटलेस माने बेदाग, जिसमें एक भी नुक्स ना हो। अच्छा, वाक्य देखते हैं। पहला, हिज ड्रेसिंग सेंस इज इम्पेकेबल। उसका कपड़े पहनने का अंदाज त्रुटिहीन है, एकदम बढ़िया। और दूसरा, द लॉयर गेव एन इम्पेकेबल आर्ग्यूमेंट। वकील ने ऐसी दलील दी जिसमें कोई कमी नहीं थी, एकदम सटीक, निर्दोष तर्क। वाह, इम्पेकेबल, त्रुटिहीन, निर्दोष, मजा आ गया सुन के। अगला शब्द। ऑल राइट, we're on our fourth word now. चौथा शब्द है कोर्टली, COURTLY। कोर्टली। ये कोर्ट मतलब दरबार, उससे जुड़ा है क्या? हाँ, बिल्कुल सही समझे। इसका अंग्रेजी मतलब है पोलाइट एंड एलिगेंट इन मैनर, ऑफन लाइक अ कोर्टियर। अच्छा, व्यवहार में बहुत विनम्र, सलीकेदार, जैसे पुराने जमाने में दरबारी होते थे। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। हिंदी में कहेंगे शिष्ट या दरबारी ढंग का। एकदम नफीस अंदाज कह सकते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं पॉलिश्ड, रिफाइंड, ग्रेशियस, गैलेंट। पॉलिश्ड, रिफाइंड मतलब संस्कारी, सलीकेदार। हाँ, ग्रेशियस मतलब विनीत और गैलेंट मतलब थोड़ा शूरवीर जैसा शिष्ट। अच्छा, वाक्य देखें।
पहला, द नाइट बाउड इन अ कोर्टली फैशन। यानी उस योद्धा ने बड़े ही शिष्ट दरबारी अंदाज में सिर झुकाया। और दूसरा, ही ग्रीटेड द गेस्ट्स विथ कोर्टली मैनर्स। उसने मेहमानों का स्वागत बड़े सलीके और शिष्टाचार से किया, दरबारी अंदाज में। समझ गया। कोर्टली, शिष्ट, सलीकेदार। अब पांचवें शब्द की बारी। ऑलराइट, we're on our fifth word now. ये शब्द है jeopardy, Jeopardy। जेपडी। अरे ये तो मैंने सुना है, वो एक टीवी शो भी है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, एक मशहूर अमेरिकी क्विज शो है। इसका अंग्रेजी मतलब है डेंजर ऑफ लॉस, हार्म और फेलियर। मतलब नुकसान, हानि या असफलता का खतरा। सही। हिंदी में मतलब हुआ खतरा या संकट। ओके, इसके सिनोनिम्स। डेंजर, रिस्क, थ्रेट, हैजर्ड, ये सारे शब्द किसी ना किसी खतरे की तरफ इशारा करते हैं। उदाहरण देखते हैं। पहला, हिज लाइफ वॉज इन जेपडी आफ्टर द एक्सीडेंट। दुर्घटना के बाद उसकी जान खतरे में थी। और दूसरा, पुअर प्लानिंग पुट्स द प्रोजेक्ट इन जेपडी। खराब प्लानिंग मतलब योजना ठीक ना हो तो पूरा प्रोजेक्ट संकट में पड़ सकता है, फेल होने का खतरा है। ठीक है, जेपडी, खतरा या संकट। चलिए अब अगले शब्द पर। छठा शब्द। ऑलराइट, we're on our sixth word now. छठा शब्द है पेरिल, Peril। पेरिल। ये भी जेपडी जैसा ही लग रहा है, मतलब खतरा। हाँ, मतलब खतरा ही है, पर इसमें थोड़ा फर्क है। अच्छा सवाल है वैसे ये। क्या फर्क है? पेरिल का अंग्रेजी मतलब है सीरियस एंड इमीडिएट डेंजर। मतलब ये जेपडी से ज्यादा गंभीर और तुरंत वाले खतरे के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो जेपडी हो गया सामान्य खतरा और पेरिल मतलब गंभीर और एकदम सिर पर आया हुआ खतरा। बिल्कुल, हिंदी में कहेंगे गंभीर खतरा। इसके सिनोनिम्स भी वही होंगे फिर। डेंजर, रिस्क। हाँ, डेंजर, हैजर्ड, रिस्क, मेनेस जैसे ही हैं, लेकिन पेरिल शब्द में खतरे की गंभीरता और तात्कालिकता पर ज्यादा जोर होता है। मेनेस मतलब एक तरह का डराने वाला खतरा। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं। पहला, द सोल्जर्स फेस्ड ग्रेट पेरिल ऑन द बैटलफील्ड। सैनिकों ने युद्ध के मैदान में बहुत गंभीर खतरे का सामना किया, मतलब जान का खतरा। और दूसरा, क्लाइंबर्स न्यू द पेरिल ऑफ द आइसी माउंटेन। पर्वतारोहियों को उस बर्फीले पहाड़ के गंभीर खतरे का अंदाजा था, जैसे बर्फ खिसकने का खतरा या गिरने का, बहुत सीरियस। पेरिल, गंभीर खतरा, समझ गया। अब सातवां शब्द। ऑलराइट, we're on our seventh word now. सातवां शब्द है केनेवी, Knave। कनेव। ये थोड़ा पुराना टाइप का शब्द नहीं लगता? हाँ, आजकल की आम बोलचाल में तो कम ही सुनाई देता है, लेकिन किताबों में, पुरानी कहानियों में, शेक्सपियर के नाटकों में खूब मिलता है। अच्छा, मतलब क्या है इसका? अंग्रेजी मतलब है अ डिसऑनेस्ट और डिसीटफुल मैन। ओह, मतलब एक बेईमान, धोखेबाज आदमी, मक्कार किस्म का। हाँ, हिंदी में कह सकते हैं दुष्ट या नीच व्यक्ति। समझ गया। इसके सिनोनिम्स? विलन, स्काउंड्रल, चीट, ट्रिकस्टर। विलन तो पता है, खलनायक। स्काउंड्रल माने बदमाश। हाँ, चीट मतलब धोखेबाज और ट्रिकस्टर माने चालबाज। उदाहरण देखते हैं। पहला, That knave tricked the villagers with false promises. उस दुष्ट आदमी ने झूठे वादे करके गांव वालों को ठग लिया। और दूसरा, शेक्सपियर ऑफन यूज द वर्ड knave फॉर विलन्स। शेक्सपियर अक्सर अपने नाटकों में खलनायकों के लिए नेव शब्द का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, दुष्ट, नीच, धोखेबाज व्यक्ति। ठीक है, अब आठवां शब्द। All right, we're on our eighth word now. आठवां शब्द है रोग, ROGUV। रोग। ये भी कुछ कनेव जैसा ही लग रहा है। हाँ, मिलता जुलता तो है, पर थोड़ा सा फर्क है। रोग का अंग्रेजी मतलब है डिसऑनेस्ट और मिस्चीवस पर्सन। डिसऑनेस्ट और मिस्चीवस, बेईमान या शरारती। हाँ, तो इसमें शरारत का पुट भी है। हाँ, नेव वाली नीचता के साथ थोड़ी शरारत या मनमानी वाला भाव भी हो सकता है इसमें। हिंदी में शरारती, बदमाश या ठग कह सकते हैं। तो ये कनेव से थोड़ा हल्का हुआ, मतलब कम गंभीर। हाँ, कई बार इसे हल्के फुल्के अंदाज में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे चार्मिंग रोग, आकर्षक बदमाश। हाँ, इसके सिनोनिम्स हैं स्काउंड्रल, विलन, रास्कल, मिसचीफ। रास्कल और मिसचीफ शरारती वाले पहलू को दिखाते हैं। ठीक है, वाक्य देखते हैं। पहला, द रोग स्टोल एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट। ये चोर जैसा मतलब है। और दूसरा, ही एक्टेड लाइक अ चार्मिंग रोग बट वॉज अनट्रस्टवर्दी।
वो व्यवहार तो एक आकर्षक, मनमोजी बदमाश जैसा करता था, पर भरोसे के लायक नहीं था। रोग, शरारती, बदमाश, ठग। ओके। 9वां शब्द। ऑलराइट, वी आर ऑन आवर 9th वर्ड नाउ। 9वां शब्द है ट्रेम्बल, TREMBLE। ट्रेम्बल, इसका मतलब तो कांपना होता है ना? बिल्कुल सही। अंग्रेजी में टू शेक इनवॉलंटरली फ्रॉम फियर, वीकनेस और कोल्ड। मतलब डर, कमजोरी या ठंड की वजह से अपने आप कांपना या थरथराना। हाँ, जैसे डर के मारे हाथ पैर कांपने लगते हैं, या ठंड में दांत किटकिटाते हैं। हिंदी में कांपना या थरथराना। एकदम। इसके सिनोनिम्स हैं शिवर, शडर, क्विवर, शेक। शिवर ठंड से कांपना, शडर, शडर डर या घृणा से कांपना, सिहरन जिसे कहते हैं। क्विवर मतलब हल्के से कांपना, जैसे होंठ कांपते हैं। और शेक तो हिलना या कांपना है ही। समझ गया। पहला, she began to tremble when she saw the lion। शेर को देखकर वो डर के मारे कांपने लगी, जाहिर है। हाँ, और दूसरा, his hands trembled as he signed the paper। कागज पर दस्तखत करते हुए उसके हाथ कांप रहे थे, शायद घबराहट से या उम्र की वजह से। बिल्कुल, ट्रेम्बल, कांपना, थरथराना। चलिए अब आज के आखिरी शब्द पर, 10वां। We're on our 10th and final word now। 10वां शब्द है livid, LIVID। ये गुस्से से जुड़ा है क्या? चेहरा लिविड हो जाना? हाँ बिल्कुल, पर थोड़े गुस्से से नहीं, बहुत ज्यादा गुस्से से। इसका अंग्रेजी मतलब है एक्सट्रीमली एंग्री और फ्यूरियस। ओह, एक्सट्रीमली एंग्री, बहुत ही ज्यादा गुस्सा। हिंदी में जैसे कहते हैं ना, गुस्से से लाल पीला होना या आग बबूला होना। हाँ, तो ये वही है, गुस्से से लाल या बहुत नाराज, अत्यंत क्रुद्ध। बिल्कुल, जब कोई बहुत ज्यादा बेइंतहा गुस्से में हो। इसके सिनोनिम्स है फ्यूरियस, enraged, fuming, incensed। फ्यूरियस, enraged, fuming। फ्यूमिंग मतलब जैसे अंदर ही अंदर खौल रहा हो, धुआं निकल रहा हो गुस्से से। इंसेंस्ड मतलब किसी बात पे एकदम भड़क जाना। अच्छा, वाक्य देखते हैं। पहला, he was livid when he found out about the fraud। जब उसे उस धोखाधड़ी का पता चला तो वो गुस्से से लाल हो गया, आग बबूला। और दूसरा, she became livid after hearing the insult। अपना अपमान सुनने के बाद वो अत्यंत क्रुद्ध हो गई, बहुत ज्यादा नाराज। लिविड, गुस्से से लाल, अत्यंत क्रुद्ध। तो ये हो गए हमारे आज के 10 शब्द। वाह! हाँ, एक बार जल्दी से दोहरा ले। हाँ जरूर। एंडाउ, इंक्लिनेशन, इम्पेकेबल, कॉटली, जेपडी, पेरिल, नेव, रोग ट्रेम्बल और लिविड। शानदार। और अब जैसा कि वादा था, कहानी का समय। हाँ, कहानी, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। तो सुनिए, एक समय की बात है, एक राज्य था। वहां के राजा अपनी समझदारी के लिए बहुत मशहूर थे। कहते हैं कुदरत ने उन्हें न सिर्फ धन दौलत से एंडाउड प्रदान किया था, बल्कि गजब की अक्ल भी दी थी। वाओ! उनका जो स्वाभाविक इंक्लिनेशन था ना, वो हमेशा न्याय की तरफ रहता था। और उनके फैसले, लोग कहते थे, बिल्कुल इम्पेकेबल होते हैं, कोई कमी निकाल ही नहीं सकता। क्या बात है, ऐसे राजा तो किस्मत से मिलते हैं। बिल्कुल। तो एक दिन क्या हुआ, उनके दरबार में एक शूरवीर आया। उसका अंदाज बड़ा कोटली था। आते ही बड़े सलीके से राजा को सलाम किया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। ओह, क्या हुआ था? उसने बताया, महाराज, अपना राज्य बड़े जेपड़ी में है। पड़ोसी राजा ने हमला करने की ठान ली है, और अगर ऐसा हुआ तो हजारों लोगों की जान पेरिल में पड़ जाएगी। अरे बाप रे, ये तो बहुत बुरी खबर थी। हाँ, और बात यही खत्म नहीं हुई। शूरवीर ने थोड़ा हिचकिचाते हुए बताया कि दरबार में ही कोई एक नेव है जो दुश्मन तक सारी खुफिया जानकारी पहुंचा रहा है। क्या? गद्दार? और उसका साथ दे रहा है एक चालाक रोग, जो सेना में झूठी अफवाहें फैलाकर सैनिकों का हौसला तोड़ने की कोशिश कर रहा है। राजा ये सब सुनकर एकदम होना ही था। पर उन्होंने फौरन गुस्सा नहीं किया। मन ही मन सोचा, कहते हैं ना, एंगर मेक्स यू ट्रेम्बल, विजडम मेक्स यू इम्पेकेबल, चूज वाइजली। गुस्सा तो इंसान को कंपा लेता है, पर अक्ल उसे त्रुटिहीन बनाती है। मुझे अक्ल से काम लेना होगा। बिल्कुल सही सोचा राजा ने, कहानी में ही सीख मिल गई। हाँ, तो राजा ने फौरन जांच शुरू करवाई, और ज्यादा वक्त नहीं लगा। वो दुष्ट दरबारी और वो बदमाश रोग दोनों पकड़े गए। जब उन्हें राजा के सामने लाया गया तो वो नेव तो डर के मारे बुरी तरह ट्रेम्बल, कांपने लगा, थर-थर कांप रहा था। और वो रोग? वो तो बड़ा ढीठ निकला, बेशर्मी से मुस्कुरा रहा था, जैसे कुछ किया ही ना हो। बड़े बदमाश थे दोनों। पर जब सारे सबूत उनके सामने रखे गए तो उनकी बोलती बंद हो गई। उन्हें अपना गुनाह मानना पड़ा। उनके धोखे की बात सुनकर राजा लिविड, गुस्से से लाल हो गए।
मतलब आंखें एकदम लाल। बिल्कुल, पर राजा ने खुद को संभाला। गुस्से में सजा सुनाने के बजाय उन्होंने पहले उन दोनों गद्दारों से दुश्मन की पूरी योजना उगलवा ली। ये हुई ना समझदारी वाली बात। फिर क्या था? राजा ने फटाफट नई रणनीति बनाई, सेना को तैयार किया और दुश्मन के हमले को पूरी तरह नाकाम कर दिया। राज्य बच गया। वाह! गद्दारों को उनके किए की सजा मिली, पर राजा का न्याय गुस्से पर नहीं, अक्ल पर आधारित था। और हाँ, पता बाद में उस शूरवीर ने मजाक में क्या कहा? क्या कहा? उसने कहा, महाराज, इन गद्दारों के लिए राज्य का कानून तो जेपडी था, पर आपकी तलवार इनके लिए असली पेरिल साबित हुई। इस बात पर दरबार में सब हंस पड़े। माहौल थोड़ा हल्का हो गया। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई स्टूडेंट कहता है ना, मेरे मार्क्स तो जेपडी में है, पर पापा की चप्पल असली पेरिल है। हा, ये बढ़िया था। कहानी में ही चुटकुला भी, और सारे शब्द कितने अच्छे से फिट हो गए। एंडाओ, इंक्लिनेशन, इम्पेकेबल, कोर्टली, जेपडी, पेरिल, नेव, रोग, ट्रेम्बल, लिविड, सब याद हो गए। हाँ, उम्मीद है सुनने वालों को भी मजा आया होगा और कहानी से शब्द याद रखने में मदद मिलेगी। बिल्कुल, कहानियों से शब्द ज्यादा आसानी से याद रहते हैं, ये तो है। तो चलिए, जाने से पहले एक बार फिर से आज के 10 शब्द फटाफट दोहराते हैं। एंडाओ, इंक्लिनेशन, इम्पेकेबल, कर्टली, जेपडी, पेरिल, नेव, रोग, ट्रेम्बल। लिविड। परफेक्ट। अब हमारे सुनने वालों के लिए एक मजेदार सवाल। हाँ, पूछिए। आज जो 10 शब्द सीखे, उनमें से आपको सबसे मजेदार या दिलचस्प शब्द कौन सा लगा और क्यों? या फिर क्या आप इनमें से किसी शब्द का इस्तेमाल करके कोई मजेदार सा वाक्य बना सकते हैं? हाँ, अपने जवाब हमें जरूर भेजिएगा या कमेंट्स में लिखिएगा, हमें इंतजार रहेगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वोकैब भैया के और एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।